सुप्रभात आप सभी को। आज व्याकरण की कक्षा के अंतर्गत हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण समास को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हिंदी भाषा में समास के कितने भेद होते हैं, उनके नाम क्या हैं और उनकी पहचान कैसे करते हैं, और यदि कोई सामासिक पद दिया हो तो उसका विग्रह कैसे करते हैं, तथा इसके अतिरिक्त भी बहुत सी चीज़ें आज की कक्षा के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो आइए देर न करते हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करते हैं समास एवं उसके भेद को। समास जैसा कि स्पष्ट है कि समास क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेना जरूरी है कि दो पदों पूर्व पद एवं उत्तर पद के मेल से बनने वाले तीसरे या समस्त पद को समास कहते हैं। समास किसे कहते हैं कि दो पदों पूर्व पद और उत्तर पद के मेल से बनने वाले तीसरे पद को या अन्य पद को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जबकि संधि क्या होती है, उसमें क्या होता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, तथा दो पदों के मेल से बनने वाला तीसरा पद या समस्त पद को हम लोग समास कहते हैं। ठीक है, परिभाषा के रूप में सीधा सा है कि समास की अगर परिभाषा आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे कि दो पदों पूर्व पद एवं उत्तर पद के मेल से बनने वाले तीसरे पद को समस्त पद या समास कहते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण देख लेते हैं कि पूर्व पद यहाँ दिया है, यहाँ उत्तर पद है और इनसे मिलकर के ये समस्त पद है। अब जैसे देखिए देश फिर भक्त, इसमें समस्त पद क्या बन जाएगा, देश भक्त। अब देश भक्त शब्द में दो पद हैं, एक पूर्व पद मतलब जो पहले होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और उत्तर पद मतलब जो अंत में या बाद में होता है उसे हम उत्तर पद कहते हैं। तो इस तरह से किसी भी समास में किसी भी समस्त पद में दो पद होते हैं, एक कौन सा, पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद होता है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि नीला धन गगन, दोनों को जोड़ करके क्या बन जाएगा, नील गगन। दोनों को जोड़ करके क्या बन गया, नील गगन। तो नील गगन में दो पद हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो पूर्व पद क्या है, नीला है, और उत्तर पद गगन है। इस तरह से यह नील गगन बना। आगे देखेंगे पंचानन, ये भी दो शब्द हैं, इसमें पूर्व पद दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तब जाकर के ये समस्त पद या समास बनाना। तो पंचानन में पूर्व पद क्या है, पंच, और उत्तर पद आनन। प्रत्यक्ष प्रति अक्ष, ठीक है, यहाँ प्रति पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। इस तरह से समास होता है कि समास किसे कहते हैं कि दो पदों के मेल से बनने वाले तीसरे पद को समस्त पद या समास कहते हैं। आगे जानते हैं कि सामासिक पद क्या होता है। समास के नियमों से निर्मित, देखिए सामासिक पद को जान लीजिए कि समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। कि जो समास के नियमों के आधार पर जिन शब्दों का निर्माण होता है वे क्या होते हैं, सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के जो चिन्ह होते हैं, अर्थात जो परसर्ग होते हैं, जैसे कारक चिन्ह होते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये सभी क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं। यानी लुप्त होना मतलब समाप्त हो जाते हैं। तो जब सामासिक पद या समास बनता है तो उसमें ये जो चिन्ह होते हैं, परसर्ग होते हैं, ये सभी समाप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए कि राजा का पुत्र,
बराबर राजपुत्र। यहाँ जो ये का शब्द है ना, यही क्या है, परसर्ग है या कारक चिन्ह है ना, ये क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो सामासिक पद किसे कहेंगे कि समास के नियमों से, या सामासिक पद या सामासिक शब्द दोनों एक ही चीज़ है, कि समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसको हम लोग समस्त पद भी कहते हैं, और समस्त को पद को ही समास भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह परसर्ग इसमें क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि सामासिक पद के बाद क्या है, समास विग्रह। सामासिक पद के बाद समास का विग्रह। मान लीजिए कोई अब समस्त पद हो गया, समस्त पद को ही हम समास कहते हैं। तो अगर कोई समास दिया हुआ हो, ये क्या है, ये समस्त पद या समास है ना, जैसे राजपुत्र, ये क्या है, समस्त पद या समास है ना। अब इसी का विग्रह, विग्रह मतलब होता है अलग करना। विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग करना या संबंध स्पष्ट करना, यानी दोनों को अलग करके अगर कोई शब्द मिला है, सामासिक पद है, तो वो उसमें जैसे यही है राजपुत्र। अब ये क्या है कि इसमें दो पद हैं, राजा का पुत्र, यही होगा ना इसका विग्रह, राजा का पुत्र। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग समास विग्रह के अंतर्गत, कि जो उसमें दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, उनको अलग अलग करते हैं। पहले क्या करेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद को दोनों को अलग अलग कर देते हैं ना, अलग अलग करके फिर उनके बीच का संबंध स्पष्ट करते हैं कि क्या संबंध है, किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी अलग करने के बाद उनके संबंध को इसमें स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे राजपुत्र, राजपुत्र अर्थात इसका जब समास विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, राजा का पुत्र। फिर अगला है देशवासी, ये समस्त पद है या समास है। अगर इसका हम ये विग्रह करेंगे, विग्रह ये हो रहा है ना, यह क्या है, विग्रह है, यही क्या है, विग्रह है, समास विग्रह जिसे हम बोलते हैं। थोड़ा लिखने में सही से नहीं आ रहा है, लेकिन आप समझ लीजिएगा, ये विग्रह है ना, ये समास विग्रह है। ठीक है, और ये क्या है, समास है, ये क्या है, समास है या समस्त पद है। ठीक है, उसी तरह से हिमालय, हिमालय का विग्रह क्या हो जाएगा, हिम का आलय अर्थात बर्फ का घर, ये विग्रह होगा ना, और ये क्या होगा, समास या समस्त पद हो जाएगा। तो समास विग्रह किसे कहते हैं कि सामासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, आगे अब पूर्व पद और उत्तर पद मैंने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। बिल्कुल आसान सा है, आप लोग उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और देखेंगे अगला चीज़, समास के भेद। समास के भेद, हिंदी भाषा में समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। यद्यपि वर्तमान समय में समास के 6 भेद भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन सामान्यतः हिंदी भाषा में 4 भेद ही स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। इसमें देखो दो, ये देखिए दो जो समास हैं कर्मधारय और द्विगु, इसको तत्पुरुष समास का ही भेद
माना जाता है, स्वीकार किया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कर्मधारय और द्विगु दोनों जो हैं वो तत्पुरुष समास के ही उपभेद हैं, अंग हैं। तो मूल रूप से 4 जो भेद हैं वो कौन कौन से हैं? वो आपके पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुव्रीहि और चौथा द्वंद्व। कर्मधारय और द्विगु ये जो दोनों हैं ये किसके भेद हैं? ये तत्पुरुष के ही उपभेद हैं। तो आगे हम लोग एक एक करके हर समास के बारे में विस्तार से जानेंगे कि अव्ययी भाव समास क्या होता है, तत्पुरुष समास क्या होता है, बहुव्रीहि समास क्या होता है और द्वंद्व समास क्या होता है। तो आइए देखते हैं पहला समास, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? परिभाषा पहले देख लीजिए कि जिस सामासिक पद का पूर्व पद अर्थात पहला पद प्रधान हो तथा सामासिक पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास में समूचा पद जो होता है वो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। यानी अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है। यानी इसमें मेन कौन सा पद होता है? पूर्व पद। यानी पहला पद अव्ययी भाव समास में हमेशा प्रधान होता है, मुख्य होता है। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यथा शक्ति, ये समास है या समस्त पद है, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अब इसमें जो पूर्व पद है यानी यथा जो है ये क्या है? यह क्या है? अव्यय है। यह क्या है? अव्यय है और यही प्रधान है। क्यों? क्योंकि शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति है, यथा शक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। और इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? यह शक्ति के अनुसार। उसी तरह से दूसरा शब्द आपका है आमरण। आमरण अर्थात मरण तक, यानी जब तक मरे नहीं। तो इसमें भी आ जो है वो क्या है? अव्यय है ना। ठीक है, उसी तरह से अगला देखेंगे अनुरूप, रूप के अनुसार। इसमें भी अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास की पहचान बिल्कुल आसान है कि इसमें पूर्व पद या पहला पद प्रधान होता है, मेन होता है ना, और समस्त पद जो होता है वो क्रिया विशेषण के तरह काम करता है और पहला पद जो होता है वो प्रायः अव्यय होता है। प्रायः क्या होता है? वो अव्यय होता है। अव्यय किसे कहते हैं? कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे अव्यय कहते हैं। दूसरा भेद कौन सा है? तत्पुरुष समास। अब जिस समास का उत्तर पद अथवा अंतिम पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। अभी आपने देखा कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है? प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान होता है। लेकिन तत्पुरुष समास में क्या होता है कि उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्रायः जो होता है प्रथम पद में विशेषण, द्वितीय में विशेष्य या उपमेय, उपमान ऐसे संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात, केवल आप इतना जान लीजिए कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है, जबकि तत्पुरुष समास में द्वितीय उत्तर पद या अंतिम पद प्रधान होता है। जैसे राजपुत्र, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा? राजा का पुत्र। ये क्या है? तत्पुरुष समास है। भय मुक्त अर्थात भय से मुक्त, इसमें भी तत्पुरुष समास ही है। अब तत्पुरुष समास कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं वे 6 होते हैं। कारक चिन्ह आप लोग जानते हैं कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का, के, की, रा, रे, री, न, अधिकरण, में, पर, ये
कारक चिन्ह है ना। इन कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा कर्म संबंध तत्पुरुष और छठवां अधिकरण तत्पुरुष। इस तरह से कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद। कौन कौन? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ठीक है, अब एक एक करके इनके बारे में भी जान लेते हैं कि कर्म तत्पुरुष क्या होता है। सबसे पहले इसे ही जानते हैं कि कर्म तत्पुरुष, इसमें क्या होता है कि इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। अभी मैंने बताया ना, कारक चिन्ह आप पढ़े होंगे, उसको आप याद रखिएगा कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने। कर्म को, तो कर्म का जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है, उसका इसमें लोप होता है, यानी को का लोप होता है। जैसे यश प्राप्त, ये अगर समस्त पद है तो इसमें विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त, यानी इस को का यहाँ पर, इस को का यहाँ पर क्या है? लोप है, यानी यह को यहाँ पर नहीं है ना। ठीक है, यश प्राप्त का विग्रह क्या होगा? यश को प्राप्त। और इसमें समास कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। मनोहर, मनोहर का विग्रह क्या करेंगे? मन को हरने वाला। समास कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष। क्यों? क्योंकि इसमें को जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है, उसका लोप होता है ना। गिरिधर, गिरि को धारण, यहाँ बड़ा नहीं छोटी की मात्रा होगा। गिरि मतलब पर्वत, गिरि का मतलब क्या होता है? पर्वत ना। गिरि को धारण करने वाला, गिरि को धारण करने वाला, इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का कौन सा भेद? कर्म तत्पुरुष। इसे द्वितीया तत्पुरुष भी कहते हैं। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या तृतीया तत्पुरुष भी इसे कहते हैं ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति क्या होती है? से, के द्वारा, इसका लोप हो जाता है। कारक चिन्ह वहीं आएगा, आप देख लीजिए कि कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। तो इन दो चिन्हों का, ये जो दोनों विभक्तियों के चिन्ह होते हैं, इसका लोप हो जाता है। जैसे सूर रचित, इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? सूर द्वारा रचित, यानी द्वारा के द्वारा, सूर के द्वारा रचित। सूर द्वारा रचित मतलब सूर के द्वारा रचित। तो इसमें क्या हो गया? कौन सा तत्पुरुष होगा? करण तत्पुरुष होगा। उसी तरह से अगला उदाहरण देखेंगे, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, इसमें भी करण तत्पुरुष है। अगला उदाहरण, शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। फिर पर्ण कुटीर, पर्ण से बनी कुटीर, पर्ण मतलब पत्ता और कुटीर मतलब कुटिया, जैसे नॉर्मली बनाते हैं ना पत्तों की कुटिया, तो उसे ही कहते हैं पर्ण कुटीर। इन सब में कौन सा तत्पुरुष होगा? करण तत्पुरुष। अगला देखते हैं, संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है? इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति जो होती है वो के लिए, इसका लोप हो जाता है, के लिए का लोप होता है। जैसे युद्धभूमि, युद्धभूमि में किसका लोप है? के लिए का लोप है। इसका विग्रह क्या बनेगा? युद्ध के लिए भूमि। रसोई घर, अर्थात रसोई के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। इन सभी में के लिए का लोप है, इसलिए यह कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, आगे अपादान। इसमें क्या होता है कि से कारक चिन्ह का लोप होता है न, और इसका अलग होने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। से का प्रयोग किस अर्थ में करते हैं? अलग होने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। जैसे जन्मांध, जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, यानी
जन्म से ही वो अंधा है, अलग होने का बोध हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा समास? अपादान तत्पुरुष। फिर दूसरा कर्महीन, अर्थात कर्म से हीन, जो कर्म से हीन हो, जो कर्म से हीन हो उसे कर्महीन कहेंगे। और इसमें कौन सा समास आएगा? अपादान तत्पुरुष समास होगा। वन रहित यानी वन से रहित, अन्नहीन अन्न से हीन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। संबंध तत्पुरुष, इसमें संबंध कारक की जो विभक्ति होती है का, के, की, इसका लोप होता है, यानी ये लुप्त हो जाती है। जैसे जलयान, जल का यान, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, सेनापति, इसका हम क्या करेंगे विग्रह? सेना का पति। दीनानाथ मतलब दीनों के नाथ। यहाँ का, की, के आ रहा है ना, इसलिए यह कौन सा होगा समास? संबंध तत्पुरुष होगा। संबंध तत्पुरुष के बाद अगला जो है वो क्या है? अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? में और पर। इसमें क्या होता है कि में और पर ये जो दोनों होते हैं इनका लोप होता है ना। जैसे रणधीर, रण में धीर, रणधीर का विग्रह क्या हो जाएगा? रण में धीर। क्षण भंगुर, क्षण में भंगुर, भंगुर का मतलब होता है समाप्त होने वाला, भंगुर का मतलब क्या होता है? समाप्त होने वाला, जो क्षण में ही समाप्त हो जाए। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश यानी घर में प्रवेश करना। आत्मनिर्भर, आत्म पर निर्भर, अगर इसमें में, पर ऐसे शब्द आ रहे हैं और इनका लोप हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा? अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब तत्पुरुष समास के मैंने बताया था कि दो भेद होते हैं, कौन कौन से? कर्मधारय और द्विगु। तो एक एक करके पहले उनको भी जान लेते हैं कि कर्मधारय तत्पुरुष समास का जो भेद है उसकी क्या पहचान है? कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय या विशेषण विशेष्य का संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। बिल्कुल। अब यहाँ दो शब्द आए हैं, पूर्व पद उत्तर पद। आप समझ गए हैं कि पूर्व पद मतलब जो पहले पद आता है और उत्तर पद जो अंतिम पद होता है। अब उपमान, उपमान क्या होता है इसे जानना जरूरी है। उपमान मतलब किसी की सुंदरता या उपमा बताने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे उपमान कहते हैं। जैसे अगर कहें कि चंद्रमुख न, यानी मुख की उपमा किससे दी जा रही है? चंद्रमा से। ठीक है, तो चंद्रमा क्या है? उपमान है। और उपमेय कौन है? मुख। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहते हैं और जो उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। इसी तरह से विशेषण और विशेष, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। और विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है? विशेष्य है। जैसे नील कमल, यहाँ देख लीजिए नील कमल। अब यहाँ विशेषता किसकी बताई जा रही है? कमल की। तो कमल क्या है? विशेष्य है। और विशेषण क्या है? उसका नीला होना। ठीक है, तो कर्मधारय समास में यही संबंध होता है, या तो उपमान उपमेय संबंध होगा या विशेषण विशेष्य संबंध होगा। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष, इस तरह से। ठीक है, तो कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें उपमान उपमेय या विशेषण विशेष्य संबंध होता है। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, महान है जो पुरुष। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास बहुत ही आसान पहचान है इसकी कि द्विगु समास का पहला पद या पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, वह क्या है? द्विगु समास कहलाता है। इसमें जो पहला पद होता है यानी पूर्व पद जो होता है वो संख्या को
व्यक्त करता है, संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे नवरात्रि मतलब नवरात्रियों का समूह। तो यहाँ पहला पद पूर्व पद क्या है? संख्यावाचक है, इसलिए यह कौन सा समास है? द्विगु समास है। और चौराहा, चार राहों का समाहार। यहाँ चार भी क्या है? संख्यावाचक है, इसलिए यह भी द्विगु समास होगा। तो तत्पुरुष समास के दोनों भेद हो गए। कौन कौन? कर्मधारय और द्विगु। कर्मधारय समास में क्या होता है कि उपमान उपमेय संबंध होता है या विशेषण विशेष से संबंध होता है, जबकि द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाचक होता है, यानी पहला पद संख्या को व्यक्त करता है। तीसरा समास जो है वह है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जिस पद का कोई प्रधान पद नहीं होता है, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आपने देखा कि पहले जो पहला समास था अव्ययी भाव समास, उसमें प्रथम पद प्रधान था। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद या अंतिम पद प्रधान था। लेकिन बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि कोई पद, न तो पूर्व पद न ही उत्तर पद, यानी कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर के क्या करते हैं कि किसी तीसरे पद की ओर या अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, इसका विग्रह क्या होगा कि लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश। यानी ये जो दो पद हैं लंबा और उधर, ये दोनों मिलकर के किसी अन्य के ओर संकेत कर रहे हैं, अर्थात गणेश की ओर संकेत कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। चतुरानन, चार हैं, आनन जिसके, अर्थात ब्रह्मा। ये भी अन्य। दशानन, पंचानन न, इन सभी में क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। यानी जब कोई पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर के किसी अन्य की ओर संकेत करें तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। अगला जो भेद है और अंतिम भेद जो है वो है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हैं। अभी हमने देखा कि अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान या पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान या उत्तर पद प्रधान, बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं। लेकिन द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद प्रधान होते हैं और उनको अलग करने के लिए और, अथवा, या, एवं आदि शब्द लगते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए कि राम लक्ष्मण, इसका विग्रह क्या होगा? राम और लक्ष्मण। यहाँ और शब्द जहाँ लगे वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा। अन्न जल, अन्न और जल, इसमें भी क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। सामान्य रूप से देखिए कुछ पहचान या विशेषताएं हैं, इनको देख लीजिए। अव्ययी भाव समास क्या होता है? मैं बता ही चुका हूँ कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है, आप पहचान कर सकते हैं, और वह अव्यय होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है न, और कारक चिन्ह के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है कि इसमें विशेषण विशेष या उपमान उपमेय संबंध होता है। द्विगु में पहला पद संख्यावाचक होता है। द्वंद्व में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच हेफन लगता है। बहुव्रीहि में क्या होता है कि तीसरे या अन्य पद की प्रधानता होती है। इतना आपको याद रखना है, और इतना याद रखेंगे तो आप निश्चित रूप से समास से संबंधित सभी प्रश्नों को अच्छे से हल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।